नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील कुमार। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। और प्यारे दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में अगर हम बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले पुर्तगाली शक्तियों का एक एक करके पढ़ाया था, पुर्तगाली शक्तियों को। उसके बाद जो मुगलों के पतन के बाद भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, उसको हमने पढ़ा। तो पिछले हम जो अभी पढ़ रहे थे तो मराठा पावर के बारे में पढ़ रहे थे, मराठा शक्ति। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सहायक संधि क्या है, द सब्सिडी अलायंस सिस्टम क्या था, यानी कि सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। पूरा समझने का प्रयास करेंगे सहायक संधि आखिर है क्या, इसके संदर्भ में। फिर किसके साथ कब किया गया, किसने इसको कौन लेकर आया, सबसे ज़्यादा उपयोग किसने किया। तो प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हरियाणा पीसीएस के लिए ये हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्पेशल सीरीज चल रही है हरियाणा पीसीएस के लिए। लेकिन हरियाणा पीसीएस के अलावा जितने भी अदर पीसीएस है, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस और अदर पीसीएस, इसमें ये भी सभी में क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आरओ का एग्जाम आ रहा है, काफ़ी बड़ी भर्ती है, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में। तो उसके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आधुनिक भारत के इतिहास को हम देख रहे हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर लेते हैं। सहायक संधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। प्यारे दोस्तों, सब्सिडियरी अलायंस की अगर हम बात करें, इसको प्रस्तुत करने वाला या फिर इसका जो विचार था उसको दिया था लॉर्ड डुप्लेक्स, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है, उसके द्वारा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इसको अंतिम रूप देने वाला, या फिर कहें कि इसको इसका अधिकतम मतलब जो यूज़ किया है, अधिकांश जो यूज़ किया है, उपयोग क्या है, वो है आपका लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है जी। वेलेस्ली के आगमन से पूर्व भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाई गई थी, ठीक है। तो वेलेस्ली जब आया तो उसके बाद ही भारत में क्या है, एक प्रकार से कहते हैं साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया गया। देखेंगे 1798 इसको, ये 1788 यहाँ पर देखेंगे 1788-89 में दोस्तों, सॉरी 98, इसको देख लीजिएगा 98, ये वेलेस्ली के आगमन का है, भारत में आता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो देखेंगे, कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना, शांति और निष्पक्षता की नीति त्याग दी गई, और उसके बाद एक कह सकते हैं आप विलय की नीति, क्या है, विलय, विलय की नीति को अपनाया गया। अर्थात जो कंपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश करने के लिए भारत में शांति और निष्पक्षता की नीति को त्याग दिया गया और विलय की नीति को यानी कि अपना लिया गया। इसके बाद अर्थात जब भी एक गवर्नर जनरल बन के भारत में आता है तो उसके बाद साम्राज्यवादी नीति बहुत तेजी से क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हैं क्या है। इसके बाद देखेंगे यहां पर, तो क्योंकि ये साम्राज्यवादी नीति अपनाया है तो दोस्तों भारत के अधिक से अधिक क्षेत्र का क्या करना चाहता है, अधिग्रहण करना चाहता था। नेपोलियन के बढ़ते प्रभाव और टीपू और जो फ्रांसीसी गठबंधन चल रहा था, यानी कि जो, ठीक है, उसको सहायक संधि प्रणाली अपनाने के लिए अंग्रेजों को प्रेरित किया था। अर्थात आप समझने का प्रयास करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। इन्होंने सहायक संधि क्यों अपनाया, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो ये नेपोलियन का काल है, तो नेपोलियन के आक्रमण का डर है भारत में, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि नेपोलियन आक्रमण कर दे। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे टीपू सुल्तान जो कि आपका मैसूर का शासक था दोस्तों, उसका और फ्रांसीसियों की क्या चल रही थी, दोस्ती चल रही थी। और फ्रांस और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो ब्रिटेन है वो कट्टर दुश्मन है। तो दोस्तों इस वजह से सहायक संधि को अपनाया गया, अंग्रेजों को प्रेरणा मिली इसको सहायक संधि को अपनाने के लिए। खैर हम आगे देखते हैं। सहायक संधि को ये दिखा गया, सब्सिडियरी अलायंस राजाओं के साथ कैसे किया जाता था, ये एक है, नोट करके लिखा हुआ है। सहायक संधि का आरंभिक रूप इलाहाबाद की संधि के रूप में देखा जा सकता है। जो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, ठीक है, कब हुआ, तो 17, आप कह सकते हैं 1765 में। इसमें इनिशियल फॉर्म को देखा जा सकता है सहायक संधि का, क्योंकि दोस्तों इस संधि में अवध को
क्या बना दिया गया था, अंग्रेजों का एक प्रोटेक्ट स्टेट बना दिया गया था, यानी कि एक सहायक क्षेत्र या सहायक राज्य बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर अब क्या करना पड़ेगा, नवाब अपनी आर्मी नहीं रख सकता था, नवाब खुद की आर्मी अपनी आर्मी नहीं रख सकता था। ठीक है, तो ये इसका आरंभिक रूप क्या है सहायक संधि का, इलाहाबाद की संधि में देखा जा सकता है। अब देखेंगे भाई, ब्रिटिश कंपनी सहायक संधि को पूरे भारत में क्यों लागू की और कैसे लागू करना चाहती थी, इसका क्या रीजन है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये हम देखने वाले हैं। यानी कि जो आपकी कंपनी है या फिर लॉर्ड वेलेस्ली है, वो क्यों सहायक संधि को पूरे भारत में फैलाना चाहता है या फिर किस प्रकार से उसने इसका फैलाया, विस्तार किया। तो दोस्तों सहायक संधि के अगर हम बात करें, इसका आधार जो है अगर हम बात करें तो दो हैं। ठीक है, आधार क्या है, दो राज्यों के बीच दुश्मनी सहायक संधि का मुख्य आधार था। ऐसे समझिए आप मेरी बात को कि मान लो मराठा और कर्नाटक के बीच युद्ध चल रहा है, तो इन क्या है आपका दुश्मनी चल रही है, तो सहायक संधि इसका मुख्य आधार बनती थी। क्यों, क्योंकि अंग्रेज क्या बोलते थे कि मान लीजिए कि ये ए पावर है, पावर ए, और इस तरफ है ये बी, ये इन दोनों में अगर क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो अंग्रेज ये जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर जो बैठे हैं ब्रिटिशर्स, ये बोलते थे कि भाई आप हमारे साथ सब्सिडियरी अलायंस कर लीजिए, आप हमारे सब्सिडियरी एलाई बन जाइए बी से, और अब अगर ए आप पर अटैक करेगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो सहायक संधि का मेन आधार क्या है, दो देशी राज्यों के बीच दुश्मनी का होना, दो राज्यों के बीच दुश्मनी का होना, इसका ये मेन बेस था। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। दोस्तों सहायक संधि की अगर हम बात करें तो देखेंगे इसके तीन चरण, थ्री फेजेस देखने को मिलते हैं। सहायक संधि के तीन चरण देखने को मिलते हैं, अलग अलग चरण है। पहले चरण में क्या होता है कि जो अंग्रेजी सेना है और जो देसी राज्य की सेना है, वो साथ मिलकर दूसरे राज्य पर अटैक करते थे। इसमें यानी कि जो सहायक संधि का पहला चरण था, इसका मतलब है कि देसी राज्य की सेना और ब्रिटिश ये दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर खड़े होते थे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रथम चरण में मैंने बताया कि अंग्रेजी सेना और देसी राज्य की जो सेना है वो मिलकर दुश्मन पर अटैक करेंगे। अर्थात मैं कह रहा हूं कि ये ए है, ठीक है, और ये आपका बी है। अगर मान लो कि इस पर अटैक करना है तो यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी भी होगी, ब्रिटिश आर्मी और इसकी भी एक ही सेना मिलकर ये ये जो होगा दूसरा राज्य, इस पर अटैक करेंगे बी पर। लेकिन प्यारे दोस्त आप देखेंगे दूसरा चरण, अब देखो ये अब नई चीज आ गई। दूसरे चरण में क्या है, केवल ब्रिटिश सेना ही युद्ध लड़ेगी, देसी राज्य की सेना नहीं लड़ेंगे। अब बोला गया कि बिन नहीं, दूसरे स्टेज में क्या किया कि केवल ब्रिटिश सेना ही युद्ध लड़ेगी। किससे, आपका जो मान लीजिए कि ये ए है, ए की और बी की दुश्मनी चल रही है, तो अब बोला कि यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी है केवल वही हम आपका साथ देंगे ए का, लेकिन केवल हमारी आर्मी ही अटैक करेगी, ए की आर्मी अटैक नहीं करेगी, या ए की आर्मी घर पर रहेगी। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि देसी सेना दोस्तों वो बोलते, ये क्या बोलते हैं भाई, क्योंकि आपकी सेना लड़ती है तलवारों से, तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन क्या इस ये बिना लाभ के कोई काम करेंगे अंग्रेज, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये क्या बोलते हैं कि देसी सेना क्योंकि तलवार से लड़ती है और हम आधुनिक हथियारों यानी कि बंदूकों से लड़ते हैं, इसलिए नेटिव सेना हमें क्या करे, बस हमें पैसा दे दे। बात आ रहा है, यानी कि देसी राजा जो है वो क्या करे, हमें पैसा दे दे हमारी सेना को, और हम बस क्या करेंगे, अपनी आर्मी। ठीक है, तो अपनी आर्मी की जरूरत नहीं है हमें, अपनी आर्मी मत दो, नेटिव स्टेट जो भी देसी राज्य है, केवल वो हमें पैसा दो, हम लड़ेंगे। दूसरे स्थिति में ये आ गया। पहले में क्या बोल रहा था कि चलो मिलकर लड़ेंगे दुश्मन दे राज्य से, दूसरे में क्या बोला, केवल हम लड़ेंगे दुश्मन राज्य से, क्योंकि आपके पास आधुनिक हथियार नहीं है, आप अभी भी तलवार से लड़ते हो। क्लियर, हमें आप क्या दे दो, पैसा दे दो। चलिए अगला देखो, तीसरा चरण, और भी इसका एक एक्सट्रीम फेज आएगा। ये देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को दिखाया हुआ है, इसकी अभी हम बात करेंगे क्यों इसको दिखाया गया है। तीसरा चरण, अब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेज बोलते हैं इस चरण में कि यहाँ पे देखेंगे अंग्रेज देसी राज्यों से बोलते हैं कि, यानी कि हम तीसरे राज्य में, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना। बोलते हैं कि हम तो अटैक करके चले जाएंगे, उसके बाद दुश्मन
कि अटैक करने पर आप क्या करोगे। ठीक है, कुल मिला के वो कह रहा है कि मैं मान लो यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिशर्स हैं, कंपनी है, ये दोनों मिलकर ये इस पर अटैक करते हैं। अब अंग्रेज इस बार बोल रहे हैं कि भाई देखो हम तो अटैक कर देंगे और अटैक करके चले जाएंगे, लेकिन ये तो बदला लेगा ना भी आपसे। उस टाइम पे आप क्या करोगे। नेटिव स्टेट बोलता है ठीक बात है, अब हम क्या करेंगे ऐसे में। ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से, क्योंकि हम अपनी खुद की आर्मी रखना भी बंद कर दिए थे नेटिव स्टेट, क्योंकि अंग्रेज क्या बोल रहे थे हम अपनी आर्मी देंगे आपको, तो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपनी आर्मी पर, तो दूसरा तो भी तो अटैक करेगा ही करेगा। तो अब देखो क्या होता है, नेटिव स्टेट बोलते हैं भाई अब हम क्या करें सर बताइए। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि आप हमें, ठीक है, हमारे लिए क्या है, हमारे अपने यहाँ पर आपका जो रेजिडेंस है, ठीक है, वहां पर आप करो, हमारी ब्रिटिश आर्मी को रखिए। ठीक है, अच्छा राजा बोला कि नहीं रखता मैं, तो नहीं रखता तो कोई बात नहीं, दूसरा दुश्मन जो आएगा आप पर भी अटैक करेगा, आपको लूट कर ले जाएगा। स्टैंडिंग आर्मी यानी खड़ी सेना रखिए आप अपने ही दरबार में। ठीक है, अपने दरबार में खड़ी सेना रखिए। तो अब इसके बदले क्या मांगेंगे अंग्रेज, अंग्रेज बोलेंगे कि भैया लेकिन रखेंगे तो सही हम अपनी आर्मी आपके यहाँ पर, लेकिन आपको इसका खर्चा और पैसा सब कुछ देना होगा। ठीक है, अच्छा उन्होंने बोला कि भाई नेटिव स्टेट जो है, जो देसी राज्य हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारे इतना पैसा हम कहाँ से देंगे, क्योंकि पैसा ये बहुत ज़्यादा मांगते थे। बोला कि भाई देखो आपके पास कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, लेकिन ज़मीन तो है, ज़मीन का टुकड़ा तो होगा ना आपके पास, तो ज़मीन दे दीजिए हमें। ठीक है, तो क्या मांगते हैं ये ज़मीन मांगते हैं कि ज़मीन का टुकड़ा दे दीजिए, कोई ज़मीन दे दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करते थे, कार्य करते थे। तो मैंने एक बार बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए प्यारे दोस्तों। जो आपकी ट्रिटी ऑफ सब्सिडियरी एलाई है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, यानी कि दुश्मन राज्य पर अटैक करेंगे कौन मिलकर, देसी राज्य यानी कि आप कह सकते हैं नेटिव स्टेट, नेटिव नेटिव स्टेट प्लस, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी मिलकर अटैक करेंगे। सेकंड फेज में क्या आएगा, ओनली, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी अटैक करेगी, भाई आप हमें क्या दे दो, पैसा दे दो। क्लियर है, आप हमें पैसा दो, केवल वो, क्योंकि आप आधुनिक हथियार से नहीं लड़ते। तीसरे में क्या है भाई, आपको जो नेटिव स्टेट है उसको क्या रखनी पड़ेगी अपने यहाँ पर, ठीक है, अपने राज्य में क्या रखनी पड़ेगी, ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसका सारा खर्चा कौन देगा, आप दोगे। समझ में आया, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे, नहीं रखोगे, अच्छा उसके पास पैसा ये खूब मांगेंगे, पैसा नहीं है तो क्या करोगे आप, एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें जमीन दे दो, जागीर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से सब्सिडियरी अलायंस की तीसरा चरण था ये, तीसरा, तीन चरण थे। चलिए, तो ये तो मैंने एक बताया सब्सिडियरी अलायंस का। ठीक है, क्या है एक कारण, ये देखेंगे सब्सिडियरी अलायंस का आधार, एक प्रकार से कहोगे कि आधार क्या है, दो राज्यों के बीच जो दुश्मनी है, पहला आधार होगा। ठीक है, देख सकते हैं, यानी क्यों बोला उसको, किसका कारण है, क्यों उसको लागू करना चाहते थे, क्यों फैलाना चाहते थे। दूसरा कारण सब्सिडियरी अलायंस क्यों करना चाहते हैं, इसका दूसरा कारण है दोस्तों कि हुआ ये है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई है, और इसके बाद, ये बाद लिखा हुआ है, इसके बाद यूरोप में नेपोलियन का उत्थान व प्रचार प्रसार होने लगा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पूरी दुनिया में नारा दिया गया, और नेपोलियन का उत्थान हो रहा है दोस्तों। और ना केवल फ्रांस में, नेपोलियन का पूरा क्या चल रहा है, एक कह सकते हो पूरे यूरोप को जीत रहा है। नेपोलियन ने पूरे यूरोप में आप देखेंगे 25 ईयर वार लड़ा, 25 साल तक युद्ध लड़ा। और दोस्तों इसमें क्या कर रहा था, इस टाइम पे वो पूरे के पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कर रहा था, राष्ट्रवाद। ठीक है, प्रचार प्रसार क्या, नेपोलियन ने पूरे यूरोप को, आधुनिक यूरोप का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आपके नेपोलियन को यूरोप का, आधुनिक यूरोप में कन्वर्ट कर दिया था। आधुनिक यूरोप का आर्किटेक्ट कहा जाता है किसको, तो नेपोलियन को। तो दोस्तों आप देखेंगे कि पूरे के पूरे यूरोप को राष्ट्रवाद फैला रहा है, जीत रहा है नेपोलियन। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ 25 ईयर जो वार हुआ है, 25 साल का जो युद्ध चला है, इसके दौरान नेपोलियन ने जहां जहां पर ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जहां जहां पर ब्रिटेन के कॉलोनीज थी, उन पर अटैक किया और उनको जीत लिया, उनको आजाद कराया। और नारा कौन सा दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दूसरा कारण था सब्सिडियरी अलायंस को लागू करने का, पूरे भारत में फैलाने का। खैर देखते हैं भाई सहायक संधि की आखिर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषता क्या है भाई सहायक संधि की, तो ये पता होना चाहिए सहायक संधि की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि जो रियासत है उसमें ब्रिटिश यानी कि देसी रियासत या फिर जो राज्य है उसमें ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति करनी पड़ेगी, और किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को सेना में नहीं रख सकते आप। अर्थात मैं कह रहा हूँ कि जो यूरोपीय सेना का मतलब ये हुआ पुर्तगाली सेना, फ्रांसीसी सेना को आप नहीं रखोगे। कौन? देसी राज्य। भाई सब्सिडियरी एलाई किसके साथ की गई है? आपका जो देसी राज्य है यानी कि जो राज्य हैं भारतीय राज्य हैं उनके साथ की गई है। और उसके वहाँ पर पहली शर्त ये है कि आपको हमारा एक रेजिडेंट होता था, ठीक है, उसकी नियुक्ति की जाती। ये जो रेजिडेंट है, मान लो कि ये राजा है और राजा के कोर्ट में यहाँ पर एक रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी जाती थी। ये क्या करता था, राजा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पर निगरानी रखेगा, तो रेजिडेंट की नियुक्ति करी जाएगी। और कोई भी अन्य यूरोपीय शक्ति की मतलब जो सेना है उसको शामिल आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, राज्य में ब्रिटिश सेना की नियुक्ति करनी पड़ेगी, आपको ब्रिटिश सेना भी रखनी पड़ेगी अपने राज्य में। किसको? जो भी देसी राज्य है। राज्य की जो विदेश नीति है दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखेंगे, वो कंपनी के अधीन आ गई। अर्थात कंपनी की अनुमति के बिना राज्य यानी कि जो राज्य है वो किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकता, किसी के साथ संधि नहीं कर सकता प्यारे दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, इसका प्रोविजन होगा। उसके बाद अगला देखेंगे, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप ये जो विदेशी मामले हैं ये भी किसके अधीन आ गए, इसका मतलब मैं कहूं कि ऑटोनॉमी 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 खत्म होगी एक प्रकार से। ऑटोनॉमी का मतलब है स्वतंत्र निर्णय लेने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। किसकी? आपके जो भी राज्य हैं, भारतीय राज्य, जो भी सब्सिडियरी एलाई बनेगा वो अपनी उसकी ऑटोनॉमी समाप्त, उसकी स्वायत्तता, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती थी। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट क्या है भाई रक्षा व प्रतिरक्षा का दायित्व ब्रिटिशों का कूटनीतिक, ठीक है, वे ब्रिटिश तय करेंगे। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि जो रक्षा और प्रतिरक्षा का दायित्व ब्रिटिश का होगा। किसकी रक्षा का? जो आपका देसी राज्य है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि राज्य के लिए जो कूटनीति तैयार करेगा वो भी ब्रिटिश सेना ही करेगी, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सर्स ही करेंगे एक प्रकार से, क्योंकि राज्य के हाथ में तो पावर रही नहीं है। उसके बाद क्या है, रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात लिखने को कहा गया है कि भाई ये भी बात था कि रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इंटरनल मैटर, आप कौन राजा बना रहे हो, अगला राजा उत्तराधिकारी कौन होगा, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सब्सिडियरी अलायंस में लिखा हुआ था कि मान लो जो ये आपने ये जो ए था इसने ब्रिटिशर्स के साथ, कंपनी के साथ क्या क्या है, सब्सिडियरी अलाई किया। तो ये बोला गया कि भाई हम आपके आंतरिक मामलों में, इंटरनल मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या अंग्रेज ऐसा करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे, वो हमेशा इंटरफेयर करते थे, ठीक है। खैर ये याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखेंगे आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेंगे। भाई आपको इसको आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, कोई आप पर अटैक करेगा तो। क्लियर है? चलिए देन इसके बाद देखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, नोट करके देखेंगे जरा। अतः सहायक संधि, अतः सहायक संधि से अंग्रेजों ने एक तीर से दो निशाने लगाए, ठीक है। एक तीर से क्या कर रहे हैं, ये दो निशाने। एक तो हो गया भाई कैसे, एक तो विदेश नीति अपने हाथ में ले ली, एक रक्षा नीति भी अपने हाथ में ले ली, दोनों के दोनों अपने हाथ में ले लिए। एक तीर से दो निशाने क्यों? जो विदेश नीति का मतलब है कि आप किसी दूसरे राज्य के साथ कोई संधि नहीं करोगे बिना विदा हमारी परमिशन के। आपके रक्षा नीति हम तय करेंगे, आप किस प्रकार की, किसको भर्ती करोगे किसको नहीं करोगे, ये सारे के सारे मामले, क्योंकि हमारी सेना भी आपको रखनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा मैटर था, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे भाई हम आगे क्या है, सहायक संधि। सहायक संधि का क्रियान्वयन देख लीजिए। सहायक संधि का क्रियान्वयन, सहायक संधि का क्रियान्वयन यानी कि लागू किया गया, जो लागू किया गया है सहायक संधि को, इसके बारे में बात की गई है। चलिए
एक ऐसा युक्ति है ये या फिर युक्ति या उपकरण है दोस्तों जो भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश प्रभुत्व और अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करता है। आखिर है क्या ये, यानी कि कैसे क्या कहा जाता है। तो अगर सहायक संधि कर लिया जाए तो क्या है ये, भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्टेब्लिश हो जाता है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस पर कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाता था। एक कंट्रोल स्टेब्लिश करने का ही ये क्या है, ये टूल है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली ने दोस्तों इसको देख लीजिए 1798 से आप देखेंगे 1805 के बीच इसको क्या है आपका सबसे ज्यादा उपयोग किया था। तो देख सकते हैं 1798 में वेलेस्ली आया था, ये बात आपको याद रखना। जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था, तो इसको थोड़ा सा जो डेट है इसको आप ठीक भी कर लीजिएगा। मैंने बताया था ये 98 है, 98 है। ठीक है, ये बाई मिस्टेक लिख दिया गया है। ये जो डेट है वो क्या है 1798, क्योंकि उस दौरान आया था। और कब तक ये चालू किया, तो आप देख सकते हैं 1805 तक इसने किया और बहुत सारे राज्यों के साथ सहायक संधि की है। तो सहायक संधि का मकसद क्या है, किसी राज्य पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्टैब्लिश कर देना, अर्थात वहाँ के जो भी मामले हैं आंतरिक और विदेशी मामले उसको अपने अधीन कर लेना, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष नियंत्रण कंट्रोल कर लेना किसी राज्य पर, ये था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सहायक संधि को अगली वीडियो में देखेंगे। और क्या देखने वाले हैं, सहायक संधि के साथ साथ हम आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसको भी देखेंगे, जिसको लेकर आया था कौन, आपका डलहौजी लेकर आया था, उसको देखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट।